Hello, my dear students. Good morning, students. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, we have completed Unit 2 and I have explained both the chapters and sent you the exercises and their solutions as well. Okay. So, if you are facing any difficulties or you want to know anything except that, so you can ask me. Okay. Because today I am going to start a new unit, which is Unit 3. Okay. So today we will read chapter 1 of unit 3 and the name of the chapter is glimpses of the past. Okay, so student, this is a very important chapter because you will get the glimpses of the past as the chapter shows. Okay, so the title which you are seeing on your screen is glimpses of the past. Glimpses, what is the meaning of glimpses mean flash. Okay, flash. So before we start, I would like to say something. The students who have not completed their work are advised to do their work as soon as possible because I will check their work on Thursday. Okay, so you have to complete your work before Thursday because on Thursday I will check your work. Okay, बच्चों, जिन बच्चों ने अभी यूनिट 1 या 2 का वर्क नहीं किया है वो लोग पहले अपना वर्क कंप्लीट कर लें. मैंने आपको वर्क ऑलरेडी सेंड कर दिया है. आज मैं नया यूनिट स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट. ये फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 का. ऑलराइट. सो बच्चों, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है इसलिए आप लोग थोड़ा सा पोटेंशियल पैसेंस बना के रखिएगा. और बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ पास्ट को सीखने को मिलेगा. और ये पिक्चोरियल स्टोरी है. पिक्चोरियल स्टोरी क्या होती है बच्चों? आपने बचपन में बहुत सारे जो है बुक्स देखी होंगे, आप लोग पढ़ते रहे होंगे. ठीक है, जैसे पंचतंत्र वगैरह होती थी चाचा चौधरी वगैरह की. तो उसमें क्या होता था, फ़ोटोज़ होते थे और उसमें उस फोटोज़ को दिखाते हुए स्टोरी जो है बयान की जाती थी ना. तो इन द सेम वे this is a story about our past. Okay, and many pictures will be given as you can see here. Okay, with the story. So pictures दिए होंगे, स्टोरी भी दी होगी. तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कैसे क्या है इसके बारे में. ठीक है, तो ओके, लेट्स स्टार्ट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लिम्स सबसे पहले आप देखते हैं पहले मीनिंग क्या है टाइटल का. बिकॉज बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल. कि हम शुरू करें इससे पहले हमको टाइटल का मीनिंग पता होना चाहिए. मतलब देखिए, ग्लिम्स मतलब होता है झलक. क्या होता है बच्चों? झलक, झलकियाँ. ठीक है, ऑफ द पास्ट हमारे पास्ट मतलब जो हो चुका है, बीती हुई हमारे जो बीता हुआ वक्त है, जो भूतकाल है, उसके कुछ झलक. तो चलिए देखते हैं. हेयर आर सम पिक्चुरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. 1757 से लेकर 1857 के बीच की कुछ पिक्चोरियल यानी कि चित्रमयी झलकियाँ आपको दिखाई जाएंगी. ठीक है, दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स. ठीक है, कह रहा है यहाँ पर जो कुछ पिक्चर्स हैं, फोटोज़ हैं और स्पीच बबल्स यानी कि जो कुछ लिखा होगा उस पिक्चर्स पे, विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग. वो आपको मदद करेगी समझने में. कंडीशंस, आपकी जो देश की कंडीशन रही है 1757 से लेकर 1857, जो 100 साल का जो बीच का जो गैप रहा है हमारे, वो आपको समझने में बेहतर मदद करेगा कि किस तरह से हमारा देश जूझता आया हुआ है. ठीक है, और क्या क्या इवेंट उस दौरान हुए और हमारी जो स्वतंत्रता रही है, ठीक है, उसके दौरान हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, जो हमारे पैट्रियट्स रहे हैं या फ्रीडम फाइटर रहे हैं, या फिर हमारा जो कंट्री रहा है कितना मुश्किलों से गुजरा है. व्हाट द कंट्री हैड टू गो थ्रू. ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज यू विल कम टू नो. ठीक है, इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए बच्चों, पहला जो है टॉपिक वो है द मार्टर्स. अब देखिए, मार्टर्स का मतलब क्या होता है? शहीद. क्या होता है बच्चों? मार्टर्स का मतलब होता है शहीद. याद रखिएगा आप लोग. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्टर्स. मार्टर्स मतलब होता है शहीद. शहीद क्या होता है? जो किसी युद्ध में लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाता है. आप सब जानते हैं. ठीक है, हमारे देश के जो जवान हैं लड़ाई करते करते मर गए, तो वो सारे के सारे मार्टर्स कहलाते हैं, यानी कि शहीद कहलाते हैं. चलिए देखिए आप बच्चों, इस पहला तो फिगर ये देखिए आप. देखिए आप, ये कौन है? सी इज़ लता मंगेशकर. एज यू कैन सी, कौन है भाई? ये लता मंगेशकर हैं. जवाहरलाल नेहरू चाचा जी हैं. लाल बहादुर शास्त्री हैं. एंड आई थिंक सी इज़ इंदिरा गांधी, आई गेस, आई डोंट नो. ठीक है, लग तो ऐसे ही नहीं है. और आप यहाँ पे देखिए, सी इज़ रानी लक्ष्मीबाई. ठीक है, एंड ही इज़ अबुल कलाम आज़ाद. ही इज़ चाचा नेहरू, गांधी जी. एंड ही इज़ लाला लाजपत राय. एंड ही, आई कांट रिकग्नाइज. अगर आपको पहचान में आ रहा है तो आप लोग लिखिएगा कौन है. ठीक है, क्योंकि आपको नाम लिखना है यहाँ पे. तो देखिए, एट अ फंक्शन इन दिल्ली. दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है. ठीक है, दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है. ओ माई कंट्री मैन,
ठीक है। ओ मेरे प्यारे देशवासियों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, अपने आँखों को भर लो आंसू से, ठीक है। टीयर्स मीन्स क्या होता है, आंसू, अपने आँखों को आंसू से भर लो। एज यू रिकॉल, रिकॉल मतलब क्या होता है, रिकॉल मतलब होता है याद करना, पुरानी बातों को याद करना का मतलब होता है रिकॉल, ठीक है। तो कह रहे हैं एक फंक्शन है दिल्ली में चल रहा है, उस पर जो पोएट है, ये जो पोएट कह लीजिए, सिंगर कह लीजिए, वो कह रही है कि हम मेरे देशवासियों अपने आँखों को आंसू से भर लो, क्योंकि आज हम अपने देश के शहीदों की कुर्बानियों को याद करेंगे। मार्टिर्स मतलब शहीद, और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, हमारे देश के जो शहीद हैं उनके बलिदान को आज हम याद करेंगे, इसलिए अपने आँखों को आंसुओं से भर लो, ठीक है बच्चों। तो ये था पहला टॉपिक। अब देखिए दूसरा टॉपिक है द कंपनीज कन्क्वेस्ट, ठीक है। कंपनीज कन्क्वेस्ट, अब कन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, विजय, यानी कि विक्ट्री, जीत। अब कंपनी कौन सी है बच्चों, कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, अंग्रेजों द्वारा, यानी ब्रिटिश द्वारा, यानी कि इंग्लिश जो हमारी कंट्री में रूल करने के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ पे कंपनी को सेटअप किया हुआ था उस वक्त, ठीक है। तो a company had been set up by the British and the company was known as East India Company, okay, so you can see in the picture, okay, with its superior weapons, ठीक है। जो वेपन्स थे, हथियार थे, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो क्या थे, अपने पाँव जो है पसार चुके थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे भारत में अपने पैर बहुत तेज़ी से पसार रही थी। 18वीं शताब्दी तक उनके पैर जो है हमारे देश में बहुत आगे तक पसर चुके थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में बहुत तरक्की करती जा रही थी धीरे धीरे। देखिए भारत है, 1765 की बात है, और आप देखिए यहाँ पर जो येलो कलर में है वो इंडियन प्रिंसेस है। जो हमारा भारत का जो राज्य है, जो भारतीय जो राजा लोग थे, वो देखिए उनका ये किंगडम पीला कलर का है, और देखिए जो गुलाबी कलर में है वो ब्रिटिश है, यानी ये जो पार्ट है ये ब्रिटिश का राज्य है। ये सब बात 1765 की है। अब आगे देखिए धीरे धीरे कैसे ये इंक्रीज होता जाता है, कैसे ये जो पिंक कलर है कैसे कैसे बढ़ता जाएगा, और जो येलो कलर है ये कम होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब देखिए जो भारत के राजकुमार थे या भारत के जो राजा लोग थे वो कैसे थे, शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड मतलब होता है दूर की सोच ना रखने वाले थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाया करते थे। जो हमारे यहाँ के राजा लोग थे वो लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लिया करते थे, दूर का सोच के नहीं चलते थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो भाई बाहर चलकर प्रॉब्लम होगी, आगे चलकर फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, ऐसा वो लोग नहीं सोचते थे, ठीक है। और इस बात का फ़ायदा कौन उठाते थे, अंग्रेज उठाया करते थे, क्योंकि वो लोग दूरगामी दूर की सोच रखते थे, लेकिन भारत के लोग ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। दैट अप स्टार्ट राजा बाह। अब देखिए आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई राजा है वो किसी दूसरे राजा के बारे में क्या है कुछ बोल रहा है, कह रहा है दैट अप स्टार्ट राजा बाह, एक घमंडी वो राजा बाह, ठीक है, उसने जो है बहुत अपने आप को घमंडी हो गया है। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, उसने बोला अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे हमारी मदद करेंगे उस राजा को हराने के लिए। अब देखिए आपस में ही मर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि भाई ठीक है वो जो राजा है घमंडी राजा वो बहुत घमंडी हो गया है, अंग्रेजों को बुलाओ, वो हमारी जो है उसको हराने में मदद करेगा। बताइए बाहर वालों को बुलाया जा रहा है आपस में लड़ाई करने के लिए ना। अब अंग्रेज जिससे क्या थे, आपस में फूट डालने वो चाहते ही थे, तो वहीं पर उन्होंने फूट डालना शुरू कर दिया। यहीं से स्टार्ट होती है कहानी फूट डालने की। अब देखिए द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अब इसी वजह से लोगों में, भारत के लोगों में कोई भी शांति नहीं थी, क्योंकि आपस में ही इस तरह की लड़ाइयाँ हुआ करती थी बच्चों, इसीलिए कोई भी शांति भारत में नहीं पनप पा रही थी। अब देखिए द राइवलरीज का मतलब होता है जो छोटे मोटे आपस में बातें कहानी होती है, विवाद होते हैं, ठीक है। द राइवलरीज हेल्प्ड, ठीक है, राइवलरी मतलब होता है विवाद। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। और इस तरह से क्या हुआ, जो आपस में लड़ाइयाँ होती रही, जो आपस में विवाद होता रहा हम लोग के भारतवासियों में, भारत के राजाओं में, इससे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने आसानी से भारतीय राजाओं को, भारतीय राजकुमारों को और भारतीय जो किंगडम थे राज्यों को, ठीक है, हराना शुरू कर दिया, उनको अपने अधीन कर लिया, ठीक है। भारत के राज्यों को जो अंग्रेज थे, जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हम आपस में लड़ रहे थे, उसकी वजह से अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया और हमारे राज्यों को एक एक करके अपने अधीन कर लिया, हड़पना शुरू कर दिया, ठीक है। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, लेकिन जो एक बहादुर टीपू सुल्तान थे मैसूर के, उन्होंने इस बात को समझ लिया, क्योंकि वो दूरगामी थे, दूर की सोच रखते थे, उनको पता था कि अंग्रेज कितना बड़ा विनाश करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, वो हमारा नब्ज पकड़ चुके हैं, इस बात को उन्होंने समझ लिया था। और वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते आखिरकार फाइट करते करते वो मारे गए अंग्रेजों से, ठीक है। ये हैं टीपू सुल्तान बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
सो थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड लूटिंग। अब देखिए दो पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगी। एक पिक्चर पहली वाली यहाँ पर है जहाँ पर भारतीय कुछ राजा लोग हैं या फिर भारतीय जो जो क्या पैसे वाले जो कम्युनिटी है, या फिर कह लीजिए आप लोग जो मर्चेंट यानी कि व्यापारी लोग हैं भारतीय, वो ये लोग हैं। और ये यहाँ पर दूसरे पिक्चर में आपको गरीब दिखाई पड़ेंगे। और दोनों ही की बातें अलग अलग तरीके से आपको पेश करके दिखाई गई हैं यहाँ पर, ठीक है। एक में देखिए किस तरह से जो इंडियन मर्चेंट्स हैं वो हैप्पी हैं इस बात से कि अंग्रेज जो हैं उन्होंने किस तरह से, ठीक है, यहाँ पर कंपनी को सेटअप कर लिया है, उससे इनको फ़ायदा होता दिख रहा है। वो कह रहे हैं थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉक्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स। अब जो मर्चेंट है भारतीय लोग, वो लोग कह रहे हैं धन्यवाद भगवान का कि अब देश में शांति पनप चुकी है, अब कोई युद्ध नहीं है और ना ही कोई लूट होगी, यहाँ पर ठग लोग लूट नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, भगवान ने ही अंग्रेजों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, ठीक है। वो लोग कह रहे हैं लगता है हमारा भाग्य ही इन अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या सोचते हैं जो गरीब लोग हैं भारत के, वो कहते हैं द वाइट मैन हैज किल्ड आवर डिथ्रोन्ड आवर किंग। कह रहे हैं जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है या फिर उनको, ठीक है, राजा पद से उतार दिया है, ठीक है, उनके सिंहासन से उनको उतार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, वो लोग कह रहे हैं गरीब लोग कि हो सकता है कुछ राजा लोग अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन आखिरकार थे तो वो भारतीय, थे तो वो इसी ज़मीन के, ठीक है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनेवर, अब हम लोग क्या बन चुके हैं, स्लेव मतलब होता है नौकर, दास, अब हम लोग दास बन गए हैं। किसके दास? अंग्रेजों के, विदेशियों के दास बन गए हैं। तो एक तरफ पिक्चर में जो अमीर लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज भाई हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, और दूसरी तरफ गरीब क्या कहते हैं कि हमारे जो राजा लोग थे वो मार दिए गए हैं, आखिरकार वो जैसे भी रहे हो थे तो इसी देश के, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए ब्रिटिश रूल, अब अंग्रेजों का जो रूल है उसके बारे में, 1765 से 1836 तक चलेगा। देखिए रिलीजियस लीडर्स, अब देखिए जो रिलीजियस लीडर्स थे यानी जो धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक मतलब गुरु लोग थे, प्रीस्ट, वो लोग क्या सिखाते थे, प्रीस्ट मतलब होता है सिखाना, ठीक है, आइडियाज़ देते थे, वो लोग सिखाते थे, पढ़ाते थे अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब तब के टाइम में छुआछूत और जो बाल विवाह था वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, और इस बात को जो गुरु लोग थे वो सिखाया करते थे। अब क्या सिखा रहे हैं देखिए, कोई एक गुरु है वो बता रहा है एनी वन हु क्रॉसेज द सीज लूजेस हिज रिलीजन, कहता है अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र को पार करेगा तो वो अपने धर्म से अलग हो जाएगा, ठीक है, अपने धर्म को पालन नहीं करेगा। अभी कौन सी बात हुई भाई कि अगर आप समुद्र पार करके विदेश में जाएंगे तो आप अपने धर्म से भटक जाएंगे, यानी आप अपने धर्म के नहीं रह जाएंगे। ऐसा सिखाते थे गुरु लोग उस टाइम पे, ठीक है, छुआछूत सिखाते थे और बाल विकास की बातें सिखाया करते थे, ठीक है। ये सब चीज़ें अंधविश्वास के बारे में तब पढ़ाई जाती थी, ठीक है। अब देखिए ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, और दूसरा एक प्रियचर सिखा रहा है, दूसरा एक गुरु सिखा रहा है कि इस दुनिया में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, माइजरी मतलब क्या होता है, तकलीफ़, जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सब किसकी वजह से हैं, औरतों की वजह से हैं, ठीक है। अब बताइए ये सब फालतू की बातें हैं, ये नॉनसेंस जो है, ये सुपरस्टिशंस यानी जो अंधविश्वास है, ये सारे सिखाए जाते थे उस टाइम पे, है ना। अब देखिए द ट्रुथ वाज दैट, अब इस बात का फ़ायदा कौन उठाता था, अंग्रेज उठाते थे। द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड। सच्चाई ये थी कि भारतीय लोग आपस में ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे, आपस में ही लड़ कट रहे थे, ठीक है। द ब्रिटिश स्कॉन्ड हिम, और ब्रिटिश इस बात का फ़ायदा उठा रहे थे और उनका अपमान कर रहे थे, ठीक है। स्कॉर्न मतलब होता है अपमान करना, ठीक है, और भारतीयों का वो लगातार अपमान कर रहे थे इस बात के लिए क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते मरते जा रहे थे। क्या कहते हैं, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, कह रहा है अंग्रेज, एक कह रहा है जो भारतीय लोग हैं उन लोग को विश्वास में कमी है, वो लोग विश्वास नहीं करते एक दूसरे पर, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है, उनके अंदर ईमानदारी भी नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, तभी एक भारतीय बोलता है, ठीक है, एक गद्दार भारतीय बोलता है हाँ बात तो सच है लेकिन मैं ईमानदार हूँ, आपके साथ रहूँगा, ठीक है। अब इसी बात का फ़ायदा अंग्रेज उठाते थे आपस में लड़ा कर, ठीक है। अब देखिए कितनी चीज़ें जो है उस टाइम पर फैली हुई थी। बीइंग मर्चेंट, ठीक है, अब देखिए अंग्रेज क्या थे, बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, और व्यापारी होने की वजह से जो अंग्रेज लोग थे वे क्विक प्रॉफिट्स चाहते थे, वो चाहते थे जल्दी जल्दी मुझको फ़ायदा मिले बिजनेस में। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड, और उन्होंने इसी वजह से जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, हैवी टैक्स लगा दिए, किन पर, किसानों पर, फार्मर्स पे खूब भारी भारी टैक्स लगा दिए, और इस वजह से जो किसान लोग थे उनको अपनी फील्ड तक बेचनी पड़ी, ठीक है। जो उनकी खेती थी, खेत था, उसको भी किसानों ने बेच दिया टैक्स को पे करने के लिए।
तब देखिए एक भारतीय क्या बोल रहा है, बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, ठीक है, एक भारतीय बोल रहा है अंग्रेज से कि तुम्हारे आदमी लोग मेरी सारी खेती चुरा ले रहे हैं, मेरी सारी खेत जो है चुरा ले रहे हैं। तब अंग्रेज बोलता है कि यू आर स्टिल इन एरियर, तुम्हारा सारा खेत तो चला गया लेकिन फिर भी तुम बकाये में हो। एरियर्स मतलब होता है बकाया। उसने बोला भले ही तुम्हारा सारा खेत तुमने दे दिया हो लेकिन फिर भी तुम बकाये में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर अगले हफ्ते तक तुम जमा नहीं करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, तब मैं तुमको जेल भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिए कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गैव देम मोर प्रॉफिट, इसके अलावा भी अंग्रेजों ने बहुत दूसरे तरीके अपनाए जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्टेड ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड में कुछ सामान मंगाए, उनको लाकर भारत में बेचने शुरू कर दिए, ठीक है, अच्छे प्रॉफिट पर बेचने शुरू कर दिए जो है। अब भारतीय सामान को नहीं, अब अंग्रेज लोग अपने देश में सामान बनाते थे, भारत में लाकर उसको बेचते थे और खूब अच्छा पैसा कमाते थे। गुड आइडिया, उन्होंने बोला एक अच्छा तरीका है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इस तरह से क्या हुआ, जो अंग्रेज जो सामान लेकर आते थे विदेशों से वे सारे क्या हुए यहाँ पर आकर बिकने लगे, और जो भारतीय इंडस्ट्रियाँ थीं, जो भारत में बनने वाले जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज थी वो क्रिपल हो गई। क्रिपल मतलब क्या, अपाहिज हो गई, मतलब जो भारत में इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी बिखर गई, टूट गई, खराब हो गई, अब उनका कोई काम नहीं रह गया क्योंकि सारे अंग्रेज माल बेचने लगे, ठीक है। अब देखिए इनवर्टिबिलिटी फेमाइंस फॉलोड। अब देखिए इनवर्टिबिलिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, जो है अब जो भी वो कह दें उस बात को मानना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को मानना पड़ेगा, अनिवार्य हो गया था, ये जरूरी था कि अब भाई जो भी हो उस बात को मानो। बिटवीन 1822 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन, लगभग 50 लाख भारतीय स्टारवेशन मतलब भुखमरी से मार दिए गए। आप सोच लीजिए कि 50 लाख से ज़्यादा भारतीय जो है भुखमरी से मारे गए थे इसी वजह से, क्योंकि उनके ज़मीन बिक चुके थे, उनको टैक्स लगा दिए गए थे, भारत में इंडस्ट्रीज जो थी वो बंद हो चुकी थी क्योंकि अंग्रेज लोग लगा रहे थे। इस तरह से अब गरीबी की वजह से कोई रोजगार तो था नहीं, इस वजह से सारे के सारे भारतीय लगभग 50 लाख भारतीय मारे जाने लगे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस। अब इसी जो जो अंग्रेज लोग की जो पॉलिसीज थी, जो नियम थे, उससे क्या हुआ, जो आर्टिसन मतलब कारीगर होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है, जो कारीगर थे भारत में, जो मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाया करते थे, वे सारे के सारे उनका जो बिजनेस था वो चौपट हो गया क्योंकि अब अंग्रेज अपना सारा सामान लाने लगे, तो जो भारत के कारीगर थे उनका सारा का सारा जो है बिजनेस वो चौपट हो गया बच्चों। इस तरह से बहुत सारे भारतीय गरीब हो गए। और आप सोचते होंगे भारत आज देश गरीब क्यों हो गया, तो यही वजह थी क्योंकि इतने जुल्म कर दिए गए थे कि उस वक्त सारे के सारे पैसे भारत के ले जाकर खुद लूट कर लेकर चले गए, और जो भारत में पनप भी रहा था बिजनेस उसको अंग्रेजों ने जो है बंद करवा दिया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ है राम मोहन रॉय 1772 से लेकर 1833 की बात है। अब देखिए राम मोहन रॉय कौन थे, ये है राम मोहन रॉय, ठीक है। राम मोहन रॉय अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, एक पढ़े लिखे बंगाल से व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, उनको समझ में आ गया कि देश में कौन सी बातें जो है गड़बड़ चल रही हैं। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, उन्होंने कहा हमको एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। देखिए डिस्पाइज मतलब नफरत करना होता है। आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, उन्होंने कहा हमारा जो भारत का जो कल्चर रहा है, ठीक है, जो हमारा संस्कार रहा है, ठीक है, वो बहुत ही महान रहा है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और अगर हम इस तरह से और हम अगर एक साथ मिलकर रहें तो हम बहुत सारी प्राप्त जो है बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी जो सोसाइटी है, समाज को सुधारना होगा। सुपर स्टिजन्स हैव बीन रूइनिंग अस, जो हमारे देश में अंधविश्वास फैला हुआ है। सुपर स्टिजन मतलब क्या होता है, अंधविश्वास, याद रखिएगा, सुपर स्टिजन मतलब अंधविश्वास। उन्होंने कहा जो हमारी सोसाइटी में जो अंधविश्वास फैल रखा है उसको पहले बंद करना होगा, और हम जो है महान हमारा जो कल्चर रहा है बहुत महान रहा है, और इस वजह से हम भारत देश में बहुत तरक्की कर सकते हैं अगर हम अंधविश्वास को मिटा दें, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, ठीक है। अब देखिए ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया, ठीक है। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर की, जो गाय होती है वो अलग अलग कलर की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन जो दूध होता है सभी गायों का वो क्या होता है, एक होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, हर प्रकार के अलग अलग अध्यापक के पास अलग अलग राय होती है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सभी धर्म जो सिखाते हैं, जो हमको टीचिंग देते हैं, उनका जो ज्ञान होता है, जो लेसन होता है उनका, वो एक ही होता है, वो अलग अलग बात नहीं सिखाते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस तरह
तरह से ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राजा राम मोहन राय थे वो साइंस यानी विज्ञान और जो मॉडर्न जो आधुनिक हमारा नॉलेज है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे थे वो। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो कहते थे जो ज्ञान है वो अंधविश्वास पर बेस्ड नहीं होना चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल होना चाहिए और वैज्ञानिक तौर पर होना चाहिए, न कि अंधविश्वास पे बेस होना चाहिए, ठीक है। ये राजा राम मोहन राय सिखाया करते थे, वो अंधविश्वास के बहुत खिलाफ थे। और आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी बच्चों तो राजा राम मोहन राय ने ही बाल विकास, छुआछूत और यहाँ तक कि जो आपका दास वो सती प्रथा थी उसका भी नष्ट उन्होंने ही किया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ही करवाया था। ही क्रॉस्ड द सीज, उन्होंने आखिरकार जो है समुद्र को पार कर लिया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड गए टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड देम, उन्होंने यह पता करने के लिए वो इंग्लैंड गए कि आखिरकार जो इंग्लिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं वो इतने ज़्यादा ताकतवर क्यों हैं। वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर, उन्होंने कहा भाई हम आपको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, लेकिन आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि एक राजा की प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ये बात कहकर वो इंग्लैंड से वापस आए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर की भी शुरुआत की लेकिन अंग्रेजों ने उस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया बच्चों, है ना। चलिए आगे देखिए, फिफ्थ में क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होता है बच्चों उत्पीड़न। क्या होता है, उत्पीड़न। उत्पीड़न जानते हैं ना, परेशान करना, अत्याचार करना, है ना। तो कब की बात है ये, 1765 से 1835 तक बहुत उत्पीड़न हुआ। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करना जारी रखा। इन 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने एक नियम बनाया जिसका नाम था रेगुलेशन थर्ड। अंडर इट, इसके अंदर क्या होता था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि बिना किसी सजा के, बिना किसी कोर्ट में गए, यानी बिना कोर्ट में गए, बिना किसी अदालत के किसी भी भारतीय को जेल भेज दिया जा सकता था। बताइए कितना बड़ा अत्याचार था, मतलब बिना मुकदमा किए किसी भी आदमी को उठाकर जेल में डाल दो। आपने जिसको पाया कि हाँ दोषी है, या मान लीजिए आपने मन से उसको बता दिया कि हाँ वो भाई दोषी है, उठाकर आप उसको जेल में डाल दें बिना मुकदमा उसके ऊपर दायर किए हुए। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे समय जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो बहुत बड़ी बड़ी सैलरी उठाते थे कि उनका जो तनख्वाह थी बहुत अमीर वाली तनख्वाह थी। एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और उन्होंने अपना जो लक था, फॉर्चून मतलब क्या होता है, किस्मत, उन्होंने अपनी किस्मत जो है प्राइवेट बिजनेस में भी आजमाई, और इस तरह से वो अंग्रेज धीरे धीरे बहुत अमीर होते जा रहे थे बच्चों, है ना। बाई 1829 1829 आते आते ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, ठीक है। 1829 आते आते लगभग 7 करोड़ रुपए भारतीय रुपए का जो है सामान जो है वो लोग अब इंग्लैंड को बेचने लग गए, भारत से बना बना कर। भारतीयों को कुछ नहीं दे रहे थे, भारत में बना रहे थे, और करवा किससे रहे थे काम जो है वो हमारे भारतीयों से ही करवाते थे। आप देखिए आप पिक्चर में, है ना, हम जो इंडियंस थे उन्हीं से सारा काम करवाते थे मार मार कर, और उनको 1 रुपया नहीं देते थे, और उसके बदले में जो वो सामान बनता था भारत में उसको इंग्लैंड में ही बेच दिया करते थे। लगभग 7 करोड़ रुपए का सामान इस तरह से वो लोग बेच दिया करते थे, ठीक है बच्चों। अब देखिए गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, तभी गवर्नर जनरल बेंटिंग उन्होंने जब वो वापस घर गए तो उन्होंने क्या कहा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा जो भारत के जो वीवर्स हैं, जुलाहे हैं, ठीक है, जो दर्जी लोग हैं, जो उनकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, उनको तोड़ तोड़ कर ब्लीचिंग बनाया जा रहा है, उससे ही मैदान भरा जा रहा है, ठीक है। कितना क्रूरता वाली बात की थी उसने। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लॉस्ट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। अब देखिए जो भारतीय कंपनियां थी वो डूबने के कगार पर पहुंच चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, जबकि जो ब्रिटिश जो थे वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। उनकी कंपनियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या दूसरी कंपनी थी ब्रिटिश लोग की, वो अमीर होती जा रही थी, जबकि जो भारतीय कंपनियां थी वो और बर्बाद होती जा रही थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी, उनके कोई मुनाफा नहीं हो रहा था, घाटे में चल रही थी। देखिए आगे बच्चों, डिससेटिस्फैक्शन, असहमति, ठीक है। आप देखिए किसी बात पर असहमति बनती है 1835 से 56 तक। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। अब जो भारत में एजुकेशन था वो किस लैंग्वेज में था, ये तो पर्शियन यानी पारसी लैंग्वेज में था या फिर संस्कृत लैंग्वेज में था। उस वक्त संस्कृत या फिर पारसी लैंग्वेज चलती थी। इन 1835 1835 में इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज ने
जिसका नाम था मैकॉले ने कहा एक बदलाव लाना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स, उसने कहा हमें देसी लोगों को नहीं, भारतीय लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए, हमें उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिएगा। आई एग्री, अब जो विलियम बेंटिंग था उसने कहा हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ, सहमति लाता हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स, अब देखिए इंग्लिश जब एजुकेशन आ गया, जब इंग्लिश एजुकेशन नेसेसरी कर दिया गया, अब बच्चों भारत में अंग्रेजी कहाँ से आई, यहीं से आई, ठीक है, मौखले से, याद रखिएगा, मौखले ही अंग्रेज जो था उसने ही भारत में अंग्रेजी को अनिवार्य किया था। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड, अब इंग्लिश एजुकेशन जो था, जो अंग्रेजी जो थी भारत में वो ज़रूरी हो गई थी। अब इस वजह से क्या हुआ, उसमें बहुत सारे क्लर्क पैदा हो गए, ठीक है, बहुत सारे क्लर्क की नौकरी जो है भारत में, जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेजी जानते नहीं थे, इसीलिए पहले सारे अंग्रेजों को काम करना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि भारतीय लोग अंग्रेजी सीख चुके थे, इस वजह से उनको क्लर्क की नौकरी दी जाने लगी, ठीक है, अब वो क्लर्क बनने लग गए, ठीक है, अब उनसे जो है उनके अंदर जॉब करने का मौका मिलने लगा। अब जो भारतीय लोग थे अब अंग्रेजों के अंदर जॉब करने लग गए। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, और इसी टाइम पे कुछ बुद्धिमान लोगों की भी पैदाइश हुई, ठीक है, इसी वजह से कुछ बुद्धिमान लोग भी पैदा हुए। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, बुद्धिमान लोग। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, कुछ जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने कहा कि हमें अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहिए, उनको पढ़ा लिखा कर बुद्धिमान बनाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और जो उनकी स्थिति है उसको सुधारना चाहिए। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, जो अपना ग्रीवनेस मतलब होता है जो अपना दुख है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहिए, हमें अपनी बात ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी चाहिए। अब देखिए बाई 1856 1856 आते आते ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया, जो है ब्रिटिश लोगों ने पूरे भारत पर लगभग कब्जा कर लिया था। अभी आपने देखा था 1765 1765 में क्या हालात थे, अब देखिए 1856 आते आते लगभग 100 सालों में क्या हालात हो चुके थे। देखिए जो ब्रिटिश एरिया था, ये देखिए गुलाबी कलर का, वो देखिए पूरे इंडिया पे कब्जा कर चुके थे। येलो कलर वाला इंडिया राजा लोग का था, ठीक है। अब देखिए कितना ज़्यादा वो लोग कब्जा कर चुके थे। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, वो भारतीय लोगों के बारे में बहुत कम परवाह करते थे। भारतीय लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो इंडियंस के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, अब जो भारतीय गरीब लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारे राजा लोग हैं वो सब के सब अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए हैं, ठीक है, उनके जो हैं डॉल, उनके जो है गुड़िया बन गए हैं, वो उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। एंड लैंड्स, ठीक है, और हमारी ज़मीनें उन्होंने चुरा ली हैं। एंड दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाई लोगों को भड़का रहे हैं और उनको बदल रहे हैं, ठीक है, चेंज कर दे रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, ठीक है, तभी किसी गरीब किसान ने कहा, ठीक है, कि आप लोग केवल बातें करते हैं, कुछ करिए, इसका सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों क्या होता है फिर। द स्पार्क्स, अब क्या आता है, द स्पार्क, चिंगारी। स्पार्क मतलब क्या होता है, चिंगारी। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भूलिएगा नहीं। 1857 से 1855 से 1857 से एक चिंगारी जो है चमकी, ठीक है। अब चिंगारी क्या थी, टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान होता है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने हैवी टैक्स जो है जारी रखे, उन्होंने बहुत हैवी टैक्स भारतीयों पर वो लगाते थे। इन बंगाल में क्या हुआ, द संतल्स मतलब होता है हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी, जिनकी ज़मीन जो है अंग्रेज़ों ने हड़प ली थी। अब वे लोग सारे क्या थे, सारे के सारे गुस्से में आ गए थे, बहुत डिस्परेट बन गए थे, बेकरार हो गए थे, वो कुछ भी कर सकते थे अब अपनी लैंड को वापस पाने के लिए, ठीक है। इन 1855 1855 में द रोज इन रेवेलियन, उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिनकी ज़मीन चोरी हो गई थी, हड़प ली गई थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इन मैस्कर्ड और नरसंहार का मतलब है अंग्रेजों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया यूरोपियंस, ठीक है। अब वो अंग्रेजों को चुन चुनकर मारने लग गए, अब उनसे बहुत ज़्यादा रहा नहीं गया, उन्होंने अंग्रेजों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया, और जो अंग्रेजों के जो सपोर्टर्स थे उनको भी मारना शुरू कर दिया। यहीं से चिंगारी भड़क गई थी अब, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। अब देखिए डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, अब देखिए इससे कुछ जो है नुकसान भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भी हो रहा था। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट, किसी आदमी ने कहा, भारतीय आदमी ने, कि जो वाइट सोल्जर्स हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, सैलरी मिलती है, रहने के लिए हवेली मिलती है, नौकर चाकर हैं, जबकि वाइल वी गेट अ पिटेंस, जबकि हम जो गरीब लोग हैं नौकरी करते हैं उनके यहाँ हमको छोटी मोटी रकम मिलती है और बस छोटा मोटा प्रमोशन मिलता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, ठीक है, हम जो अंग्रेज़ लोग हैं वो हमसे कहते हैं चलो हमारे साथ, ठीक है, वहाँ ब्रिटेन में चलो, जो है
इंग्लैंड में चलो, हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, ठीक है, वो कहते हैं भारतीय लोग कि वो लोग कहते हैं अंग्रेज कि हम पार करके, समुद्र पार करके विदेश में जाओ जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। कहते तो वो लोग कह रहे हैं भारतीय लोग कि ये टोपी वाले कौन होते हैं, हमारे जो कस्टम है, हमारा जो धर्म है, इसके खिलाफ भड़काने वाले। तब राजा राम मोहन राय कहते हैं वी मस्ट, सॉरी ये मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे कहते हैं वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर भगाना होगा। आप सब जानते हैं अंग्रेज को, मंगल पांडे कौन थे ना। तो मंगल पांडे कौन थे भाई, ये देखिए, सिपाही मंगल पांडे अटैक द अर्जेंट ऑफ हिज रेजिमेंट वाज एक्स्ट्रा। तभी मंगल पांडे जी ने, जो कि अंग्रेजों के दल में काम किया करते थे, सेना थे, अंग्रेज के दल में ही काम करते थे, अंग्रेजों के साथ काम करते थे, उन्होंने अपनी जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन पर अटैक कर दिया, और साथ में सफल भी रहे अटैक करने में, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, और मंगल पांडे को देखकर हजारों और दूसरे सिपाहियों ने भी अटैक कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म उतार दी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और ठीक है, और बंदूकें निकाल ली और चारों तरफ हंगामा शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए, द फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स ऑल द पीपल्स माइंड, लेकिन अंग्रेज भी बहुत चालाक थे, वो भी समझ चुके थे कि भारतीय लोग हैं, उनका संस्कार क्या है, उनकी रीति रिवाज क्या है, ठीक है, वो उनके कस्टम को समझ चुके थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, तभी अंग्रेज ने कहा डू यू नो डैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, कि जो बंदूक में तुम ग्रीस भरते हो और जो तुम उसमें मुंह से लगाते हो, वो ग्रीस किस चीज़ का है पता है, वो ग्रीस बना होता है गाय और जो है सूअर की चर्बी का बना होता है। तो वाट, तब वो ब्राह्मण बोला क्या कह रहे हो, गाय का, गाय तो हमारे लिए पूजनीय है, उसका ग्रीस में डालते हो तुम लोग चर्बी, ठीक है, और उसको मुंह से लगाएं, ये तो हमारे लिए पाप होगा। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अ टू, तभी एक, ठीक है, एक जो है मुल्ला जी मुसलमान ने कहा ये तो हमारे भी खिलाफ है, ठीक है, हम भी सुअर को जो है पाप मानते हैं और वो उसको हम मुंह में लगाते हैं। इस तरह से उसने मुस्लिम और हिंदुओं के खिलाफ जो है ये जो है, जो उनके धर्म के खिलाफ ऐसा काम किया था। इस वजह से और ज़्यादा जो है भड़क गए थे लोग। सून चपातीज वर सेंड, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, जो रोटियां थी वो गांव से गांव तक भेजी जाने लगी। टू टेल द पीपल व्हाट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, वो बताने लग गए कि भाई हमारे जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो जो है भड़का रहे हैं हमको आपस में, है ना, वो लोग सूअर और गाय की चर्बी लगाकर बंदूक में बेच रहे हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा, ठीक है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, उन्होंने कहा क्या लड़ाई को तैयार हो, उन्होंने कहा हाँ हम तैयार हैं, हमारे सारे गाँव वाले भी तैयार हैं, हम अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, इसी तरह से जो लोटस फ्लावर्स था, यानी जो कमल का फूल था, वो भारतीय जो सोल्जर्स थे उन पर जो है सर्कुलेट किया गया, उन पर बौछारें की गई। डेथ टू द फॉरेनर, ठीक है, अब जो है विदेशियों की मौत नज़दीक आ चुकी है। द मैसेज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और जो लोग थे उन्होंने, जो सिपाही लोग थे उनको शरण दिया, उनको जगह दी रहने के लिए, और देशवासियों को, ठीक है, मदद की, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों। अब आता है रिवोल्ट 1857 का, बहुत ही फेमस रिवोल्ट है। 1857 का जो रिवोल्ट था, आप सब जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ था, आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। देन देयर वाज अ रिवोल्ट वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, तभी एक हिंसक, ठीक है, एक हिंसक आउटब्रेक हुआ, एक हिंसक जो है लड़ाई लड़ी गई। वायलेंट मतलब क्या होता है, हिंसक, ठीक है, हिंसा से भरी हुई एक लड़ाई लड़ी गई, कहाँ पर, मेरठ में। क्या हुआ था बच्चों, द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही लोग थे वो दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। लॉन्ग लाइव आवर एम्परर बहादुर शाह, उन्होंने कहा बहादुर शाह जिंदा रहें, बहादुर शाह जिंदा रहें, ठीक है। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर, अब जो विद्रोही थे, यानी जो भारत के जो अंग्रेजों को मारने वाले लोग थे, अब सारे एक हो चुके थे। हमारे देश के जो सिपाही लोग थे वो अब पूरा जो है अब तैयारी से आए थे, अब अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, मार डालेंगे उनको। इस तैयारी से वो एक जगह से दूसरी जगह फैल चुके थे, ठीक है। अब वो बिल्कुल ठान लिए थे कि अंग्रेजों का सत्यानाश कर देना है। मैनी लैंड लॉर्ड, ठीक है, हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सॉर, ठीक है, और बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे उन्होंने अपनी ज़मीन भी अंग्रेजों ने उनकी ज़मीन भी हड़प ली थी, इस वजह से वो भी गुस्से में थे, ठीक है। और उन्होंने भी सिपाहियों का साथ दिया, कहा हाँ आप लोग आगे के चलो, मैं आपका साथ दूंगा। द वाइट मेन्स रूल मस्ट एंड, अंग्रेज़ों का जो ये रूल है ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा,
यस वी विल हेल्प यू, और हम आपकी मदद करेंगे। अब सारे भारतीय एक हो चुके थे, ठीक है। ये जो चिंगारी थी वो पनप चुकी थी, अंग्रेजों की बारी आ चुकी थी, उनके मरने की बारी आ चुकी थी, ठीक है। 1857 में ये सारा हुआ था। शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने की बच्चों, ये ना आप याद रखिएगा। किसने किसने शुरुआत की थी? मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे। अब देखिए कौन कौन जुड़ा था, ठीक है। द फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई, जो कि 1857 में लड़ी गई। मैनी फार्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल, बहुत सारी पुरानी जो रूलर्स थी, ठीक है, राजा रानियाँ थी, जैसे कि बेगम हजरत महल, लखनऊ की बेगम हजरत महल, वो भी बहुत गुस्से में थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, उन्होंने कहा अंग्रेजों ने मेरा जो राज्य है उसको हड़प लिया है, ठीक है। वो भी साथ देने में लग गई जो है सिपाहियों का। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमद उल्लाह ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, ठीक है। देखिए फैज़ाबाद, देखिए हमारे जो शहर उसका नाम आया हुआ है कि फैज़ाबाद के जो लीडर थे मौलवी अहमद उल्लाह, उन्होंने लोगों से कहा राइज ब्रदर्स राइज, जाग जाओ भाइयों जाग जाओ, अंग्रेज इज रूलिंग आवर लैंड, हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमको बर्बाद कर रहे हैं अंग्रेज, जाग जाओ, यही वक्त है उनके खिलाफ होने का, ठीक है। दे ज्वाइन द अपसर्ग, अपसर्ग अगेंस्ट द फॉरेनर, और अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया सब ने मिलकर, है ना। बेगम हजरत महल हों या मौलवी अहमद उल्लाह हों, इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक हो गई लड़ाई में। द पीपल रोज एवरीवेयर, लोग चारों तरफ इधर उधर इकट्ठा हो गए। बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, चारों तरफ से सब मिल गए, ठीक है। एक जगह से वहाँ मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए, जहाँ अंग्रेज़ मिलते वहाँ पर उनको मारने के लिए शुरू हो गया कार्यक्रम, ठीक है। अब देखिए अजीमुल्ला खान टोल टांटे टोपे, अजीमुल्ला खान ने तांते टोपे से कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहब, उन्होंने कहा नाना साहब, जो पेशवा नाना साहब हैं उनको हमारा लीडर बना दीजिए, ठीक है। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में उनको हमारा लीडर बना दीजिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिस्ट बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो पैट्रियट्स थे, पैट्रियट्स मतलब देशभक्त होता है बच्चों, है ना, याद रखिएगा देशभक्त, ठीक है। तो जो देशभक्त थे, पाउंस्ड मतलब वो चढ़ गए, किस पर चढ़ गए? अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ गए, अब डरते नहीं थे, उनके खिलाफ खूब लड़े, जी जान से लड़े, है ना। 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह, और उसी वक्त 80 साल के जो कुंवर सिंह थे बिहार के, रिसिव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उन्होंने अपनी छाती में एक बुलेट, एक गोली खाई, मदर गंगा, और गोली खाते हुए बोले माँ गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, माँ गंगा ये मेरा आखिरी ऑफर है आपको, ठीक है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बचाने के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ, ठीक है। और ये कहानी कहाँ से है बच्चों? फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट से कहानी ली गई है। और इसे किसने कंपोज किया है, किसने इसको लिखा है? एस.डी. सावंत साहब ने। एस.डी. सावंत इज द राइटर ऑफ दिस ब्यूटीफुल पिक्चोरियल स्टोरी, ओके बच्चों। सो दिस वाज द स्टोरी दैट यू रेड, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड, ठीक है, आपने इस स्टोरी को पसंद किया बच्चों, ठीक है। और बच्चों आज मैंने आपको यूनिट 2 का जो सेकंड चैप्टर है पोएम, उसकी मैंने आपको समरी भेज दी है, और उसका एक्सरसाइज भी भेज दिया। आप लोग कॉपी में, फेयर कॉपी में कर लीजिएगा आप लोग वर्ड मीनिंग, समरी और एक्सरसाइज। और इस चैप्टर का जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको आप लोग जैसे कि आप लोग करते हो, कॉपी में सोल्यूशन भेजते हो मुझे, आप लोग सॉल्व करके मेरे पास इसका सोल्यूशन भेजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि क्या कहा गया है, मैं बार बार आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि आपको खुद से आना चाहिए कि भाई क्या पूछा जा रहा है और क्या इसका आंसर बन सकता है, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप लोग जैसा भी आप सही समझो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई, आपके अंदर कुछ करने का, ठीक है, आपको मालूम चला आपके पास्ट के बारे में, कौन कैसे क्या था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।